नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्निंग विद तेजू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सीटेट के एग्ज़ाम डेट आई गई हैं। आई थिंक एक दो दिन में एडमिट कार्ड भी इशू हो जाएंगे। जैसा होगा अपडेट मैं बता दूंगा। तो इंग्लिश पेडागोजी दोस्तों, आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा सीटेट में हर सब्जेक्ट की 15 नंबर की पेडागोजी आती है। तो इसमें दोस्तों मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। इसके पहले हमने इंग्लिश पेडागोजी किया हुआ था दोस्तों, तो आज इंग्लिश की पेडागोजी समझते हुए चलेंगे, क्योंकि 15 फैक्चुअल सवाल से थोड़ा हट के होते हैं, अप्लाई बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको अपने दिमाग का और बच्चों को जिस स्तर से आप पढ़ाना क्लास होगा, जैसे प्राइमरी है तो प्राइमरी के स्तर के बच्चों को ध्यान में रखकर ये करना होता है। तो दोस्तों उसी को कुछ सवाल है, चलिए करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, रेमेडियल टीचिंग इज फॉर इंप्रूविंग द इमेज ऑफ द स्कूल। सेकेंड है द लर्नर टू लर्न बेटर। थर्ड है द लर्नर टू लर्न बेटर एंड द टीचर टू इंप्रूव हिज हर टीचिंग, या फिर है द टीचर टू टीच बेटर। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको पता है रेमेडियल टीचिंग क्या होता है दोस्तों। रेमेडियल टीचिंग मतलब होता है कि जब बच्चा किसी, मान लीजिए किसी भी स्पेसिफिक एरिया में कमजोर है, तो उसको हम लोग रेमेडियल टीचिंग देते हैं ताकि वो मुख्य धारा में शामिल हो सके। तो रेमेडियल टीचिंग का सबसे पहला होता है, पहले हम उसको क्या करते हैं दोस्तों, डायग्नोसिस करते हैं। जैसे हमारे पास हमें कोई बीमारी हो, हम डॉक्टर पास जाएंगे तो सबसे पहले अपनी जांच कराएंगे कि हमें बीमारी क्या है। मतलब पहले उस पर्टिकुलर एरिया को आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें इसको इस एरिया में बच्चे को दिक्कत है। उसके बाद उस हिसाब से उसको हम पढ़ाते हैं, उसको मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, ताकि वो बच्चा क्या हो, फिर से वो अपने उस जिस स्पेसिफिक एरिया में कमजोर था उसमें वो फिर से सही हो जाए। तो दोस्तों वो होता है रेमेडियल टीचिंग। तो दिया है इंप्रूविंग द इमेजेस ऑफ द स्कूल, तो जी नहीं, स्कूल की इमेज के लिए हम रेमेडियल टीचिंग नहीं करते। टू लर्न बेटर, द लर्नर टू लर्न बेटर एंड टीचर टू इंप्रूव हर टीचिंग, ये हमारा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए इसे थोड़ा ब्रॉड ऑप्शन दिख रहा है, द लर्नर टू लर्न बेटर। हाँ, बच्चे को अच्छा पढ़े इसके लिए रेमेडियल टीचिंग देते हैं, लेकिन द लर्नर टू लर्न बेटर एंड टीचर टू इंप्रूव हर टीचिंग, बिकॉज जो ये आपका रेमेडियल टीचिंग होता है दोस्तों, ये बच्चे और अध्यापक दोनों के लिए होता है। इसलिए हमारा ये ऑप्शन हो जाएगा द लर्नर टू लर्न बेटर एंड टीचर टू इंप्रूव द हिज हर टीचिंग। नेक्स्ट है हमारा, चलिए देखते हैं। दोस्तों बाइलिंगुअल मेथड वाज सजेस्टेड बाय, आपको पता है बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया था दोस्तों, फैक्चुअल बेसिस डैटसन ने दिया था दोस्तों। किसने दिया था? डैटसन ने दिया था। इसको दिया था किसने दोस्तों? डैटसन ने दिया था। डैटसन ने इसको दिया था बाइलिंगुअल मेथड को। नेक्स्ट है हमारा, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्ट्रेटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग। इनमें से जो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी रेमेडियल टीचिंग की नहीं है? ब्रांचिंग प्रोग्राम, एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी, मास्टर लर्निंग स्ट्रेटेजी, या फिर एक्शन रिसर्च। बताएं दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दिया होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्ट्रेटेजी ऑफ रेमेडियल टीचिंग की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये पूछा है दोस्तों इसमें। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए नीचे शुरू करते हैं दोस्तों। एक्शन रिसर्च बिल्कुल होता है, रेमेडियल टीचिंग में एक्शन रिसर्च होता है, जो क्रियात्मक अनुसंधान जिसे बोलते हैं। मास्टर लर्निंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल होती है। एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी और ब्रांचिंग प्रोग्राम, दोस्तों ब्रांचिंग प्रोग्राम होता है, ये नहीं होता है आपका एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी नहीं होता है। बल्कि रेमेडियल टीचिंग मतलब यही होता है कि बच्चा जिस पर्टिकुलर एरिया में वीक है उसे थोड़ा बूस्ट करके पुनः उसे मुख्य धारा में शामिल कर दिया जाए, और ये मतलब व्यक्तिगत भी होता है और समूह में रेमेडियल टीचिंग दी जाती है दोस्तों। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा एडवांस लर्निंग स्ट्रेटेजी, इसमें नहीं था। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड एंड इफेक्टिवली थ्रू वोकैबुलरी प्रैक्टिस। दोस्तों इसमें दिया है कि प्रॉपर स्पीच हैबिट्स कैन बी डेवलप्ड इफेक्टिवली थ्रू, मतलब आप जो प्रॉपर नियमित रूप से जो हम भाषण की जो बोलने की अभिव्यक्ति है उसको कैसे हम इफेक्टिवली और प्रभावित कर सकते हैं और अच्छे से उसको प्रोनाउंस कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कैसे हो सकता है? वोकैबुलरी प्रैक्टिस से,
केवल आप शब्दकोश, दोस्तों इसका होता है शब्दकोश, इसका क्या होता है दोस्तों, शब्दकोश। तो केवल आप वोकेबुलरी प्रैक्टिस मतलब बार बार वर्ड को बोलें तो उससे आपकी स्पीच थोड़े, आपका वर्ड पावर मजबूत हो सकता है, आपके पास शब्द भंडार बढ़ सकते हैं, लेकिन आपकी जो क्या है प्रॉपर स्पीच हैबिट्स है बोलने की, वो आपकी इंप्रूव नहीं होगी। प्रश्न करने से भी आपकी जिज्ञासा शांत हो सकती है, लेकिन उसका उसे हैबिट से कोई लेना देना नहीं दोस्तों। डिक्टेशन, नकल मतलब श्रुतलेख जिसको बोलते हैं दोस्तों, श्रुतलेख, श्रुतलेख जो होता है इससे भी डिक्टेशन से भी कोई आपको प्रॉपर आपको लिखने से बोलने का कोई तालमेल ही नहीं है। हाँ, प्रोनाउंसिएशन जो उच्चारण होता है दोस्तों, उच्चारण, जो उच्चारण है आपका, उच्चारण से आपको क्या होगा, आपकी प्रॉपर स्पीच हैबिट्स डेवलप होगी। कि मान लीजिए जैसे हमें किस वर्ड पे कितना इनोटेशन, मतलब अब अभी आगे क्वेश्चन आएगा, किस वर्ड पे कितना हमें अंदर लेना है आवाज़ को, कितना बाहर देना है, कितना कौन सी ध्वनि को कितना जोर से बोलना है, किसको साइलेंट करना है। इसी से HOUR होते हुए भी हम इसको क्या पढ़ते हैं दोस्तों, सबको पता है HOUR होते हुए भी हम H साइलेंट कर देते, आव पढ़ते हैं। ये काम, CAM काम, तो हम क्या बोलते हैं काम, यह साइलेंट कर देते हैं। तो ये क्या है, प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस से होगा, मतलब बार बार आप प्रोनाउंसिएट करोगे किसी भी स्पीच में तब ये डेवलप होगा दोस्तों। जरूरी नहीं ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी एरिया, लेकिन ये सीरीज 100 क्वेश्चन की है दोस्तों। इसमें इस बात की गारंटी देता हूँ कि इससे अधिक कहीं नहीं पूछा, क्योंकि मैं सारे पर्टिकुलर एरिया क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल किया है। और उसके जितना भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोस्तों, इसको नोट करते जाइएगा या फिर ध्यान सुनते जाइएगा, निश्चित आपका 15 में से आप 14 करके आओगे, ये इस बात की गारंटी है। नेक्स्ट है हमारा दिया है अगला, ए गुड टीचर इज वन हु, ए गुड टीचर इज वन हु gives them ample opportunities to learn, gives them useful information, explain concepts and principles, give printed notes to students। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा होगा, मतलब अच्छा अध्यापक कौन है, ये पूछना चाहता है बेसिकली कि अच्छा अध्यापक किसे कहा जाएगा। तो दोस्तों इसमें देखिए, gives them ample opportunities to learn, जैसा कि NCF according to NCF 2005 क्या बोलता है दोस्तों, कि अधिक से अधिक आप बच्चे को क्या दीजिए, अवसर दीजिए अपनी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने के लिए। और यह भी बोलता है कि लर्निंग बाय डूइंग। दोस्तों दो बात याद रखिए, लर्निंग बाय डूइंग पे ये फोकस ज्यादा करता है। तो दोस्तों इसमें तो बात समझ में आ रही है, गिव देम एम्पल, मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, मतलब अधिक से अधिक, प्रचुर मात्रा में क्या दीजिए आप, उसे अवसर दीजिए बच्चों को अपने अभिव्यक्ति करने के लिए। तो ये तो समझ में आ रहा है दोस्तों। गिव देम यूजफुल इन्फॉर्मेशन, हाँ ठीक है, अध्यापक है तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन देगा, तो ये तो कोई इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं है। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, हाँ ठीक है। गिव प्रिंटेड नोट्स, केवल प्रिंटेड नोट्स देने से बच्चे में क्या हो जाएगा, डेवलप नहीं हो सकता, लर्निंग नहीं करा सकते आप। जैसे सीटेड दोस्तों क्या है ना, सीटेड जो परंपरागत मेथड है उसको अवॉइड करता है। जैसे जो पुराने किताब वाली पद्धति, पढ़ाना, समझाना, लर्न करना, कंठस्थ करना, इसको क्या करता है, रोट मेमोराइजेशन को सीटेड डिनाई करता है सिरे से। उसका मतलब क्या है कि आप बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा करो, वो मतलब जितना बच्चा अपने हाथ से करेगा, खुद करके सीखेगा, वो बेटर लर्निंग होगा। तो इसमें दोस्तों एक ही ऑप्शन था, गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू लर्न, मतलब अधिक से अधिक बच्चे को अवसर दीजिए ताकि वो अच्छे से अच्छे अधिगम कर सके, स्वयं को जान सके, स्वयं खुद करेगा तो अधिक जल्दी सीखेगा। और यही अच्छे इस समय अकॉर्डिंग टू NCF 2005 यही अच्छा टीचर की पहचान है। आई होप आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, अगला है कि विच अप्रोच एम्फसाइज इंटरेक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज। बताएं दोस्तों, मतलब इसमें इंटरेक्शन मतलब होता है दोस्तों अंतःक्रिया। क्या होता है, अंतःक्रिया। इसका मतलब होता है दोस्तों अंतःक्रिया। अंतःक्रिया मतलब जब दो लोग आपस में बात करते हैं उसको अंतःक्रिया बोलते हैं। तो विच अप्रोच एम्फसाइजेस इंटरेक्शन एज द मीन्स ऑफ ए गोल ऑफ लर्निंग लैंग्वेज, मतलब भाषा की इन चारों में से कौन सी ऐसी अप्रोच है जो अंतःक्रिया का साधन बनती है, मतलब उसके लक्ष्य को पाने तक का साधन का काम करती है। CLT है, ओरल है, इमर्जन है, साइलेंट वे है। तो दोस्तों इसको चलिए हम एक एक ऑप्शन वो करते हैं। साइलेंट वे, अगर साइलेंट मान लीजिए आप कुछ बोलेंगे नहीं, सामने वाला कुछ बोलेगा तो इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, तो ये तो सरासर गलत है कि दोस्तों ऐसा कुछ होगा, तो ये गलत है। इमर्जन,
इमरजेंसी आप क्या कर लोगे, किसी का आप नकल कर ले रहे हो, अनुकरण कर ले हो, तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप कब किसी जो लैंग्वेज सीखना चाहते हो आप उसको टारगेट, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे उसमें ये आपका काम नहीं करेगा। ऑरल, ऑरल लिख कर या बोल कर, ऑरल मतलब बोलना, ऑरल मतलब लिखना जी नहीं, इसमें एक ही है, ये क्या है, CLT मतलब होता है इसका कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज टीचिंग। दोस्तों ये जो होता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, इसका अर्थ होता है, मतलब इसमें क्या है, इसमें आपके जो लर्निंग गोल है, जो अधिक से अधिक लैंग्वेज मतलब प्रैक्टिस कराया जाता है बच्चों में, एक्शन रोल प्ले कराया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है क्लास में, उसमें एक ग्रुप को बोल दिया गया तुम पोस्टमैन बन जाओ, तुम पब्लिक बन जाओ, या फिर किसी को पुलिस बना दिया जाता है, किसी को थीफ बना दिया जाता है, किसी को जज बना दिया जाता है, किसी को कल्प्रिट, कुछ भी बना सकते हैं, और उसमें इंटरेक्शन कराया जाता है, और टारगेट लैंग्वेज को टारगेट करके, मैं इंग्लिश है तो इंग्लिश लैंग्वेज टारगेट करके आपस में बच्चे बाद में सिचुएशन बेस्ड लर्निंग होती है। ये इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है लर्निंग गोल लैंग्वेज को, मतलब टारगेट लैंग्वेज को सीखने में। तो दोस्तों CLT हुआ, डायरेक्ट मेथड हुआ, ये सब क्या है, ये सिचुएशन बेस्ड लर्निंग है, इसलिए हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, CLT। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अगला दिया है कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इन ए लैंग्वेज क्लासरूम इज अ पॉसिबल थ्रू, मतलब इसका अर्थ हुआ है दोस्तों कि मैक्सिमम अधिक से अधिक बच्चों का सहभागिता क्लासरूम में लैंग्वेज टीचिंग किसके लिए संभव हो सकता है, बताएं दोस्तों। लेक्चरर मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, इंडक्टिव मेथड, डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, बताएं दोस्तों। इसका अर्थ देखिए, मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स, अधिक से अधिक बच्चों की भागीदारी ड्यूरिंग टीचिंग, मतलब अध्यापन के दौरान, इन ए लैंग्वेज, भाषा में, क्लासरूम इज पॉसिबल, मतलब एक कक्षा में संभव है, किस माध्यम से, लेक्चर मेथड से, ट्रांसलेशन मेथड से, इंडक्टिव मेथड से, या डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो दोस्तों आप बस इसमें देख लीजिए, सबसे अकॉर्डिंग टू NCF के में ये सबसे सटीक कौन सा लग रहा है। तो दोस्तों आपको सबको पता है कि लेक्चर मेथड क्या, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, क्या है, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें क्या है, हम लोग आप भी B.Ed किए हो, BTC किए हो, हम लोग भी टीचर आता था क्लास में, हाँ कौन सा लेसन पढ़ाना है, तो सर ये पढ़ाना है, बस वो बैठ जाता था, बस उसका एक बार इंग्लिश पढ़ेंगे, एक बार हिंदी पढ़ेंगे, हो गया। कुछ तो बस ऐसे ही बोल देते थे, क्योंकि पढ़ाते पढ़ा एक्सपीरियंस हो गया तो बोल देते थे। वो लेक्चर मेथड होता है दोस्तों। क्यों, बच्चे को कितना समझ में आया, कितना आपके आउटपुट से कितने बच्चों में इनपुट हुआ, कुछ मतलब नहीं, बस उन्होंने अपना काम किया, बच्चा सुन रहा है, कोई उसमें सो गया, नथिंग, मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा कितना आप उसको ग्रहण करा, कितना एब्जॉर्ब किया है, इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। तो NCF इसको क्या कहता है, ये कहता है सबसे बेकार विधि है। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन मेथड। ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है दोस्तों, ट्रांसलेशन मेथड मतलब हिंदी अनुवाद। जैसे देयर वाज ए किंग, एक राजा था, ही लिव्ड इन ए बिग पैलेस, एक महल में रहता था, मतलब उसको एज इंग्लिश बोलो, फिर उसको हिंदी बोलो, इंग्लिश बोलो, इसमें बच्चा बस सुन रहा है, बस वो भी, ये भी ट्रेडिशनल मेथड है। तो इसका मतलब भी इसको भी क्या करता है, डिनाई करता है NCF। इंडक्टिव मेथड दोस्तों, निगमन विधि। तो आपको पता है कि दो विधियां होती है निगमन, इंडक्टिव मतलब क्या होता है दोस्तों, एक होता है उदाहरण से, एक मिनट दोस्तों, एक होता है उदाहरण से नियम की ओर, और एक होता है दोस्तों नियम से उदाहरण की ओर। मतलब एक होता है डिडक्टिव मेथड, एक होता है इंडक्टिव मेथड। तो दोस्तों ये भी सही नहीं है। इसमें देखिए, इसमें बच्चा क्या है, इसमें बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेट करेगा, बिकॉज डिस्कशन करेगा, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड्स होगा। तो इसमें क्या है, बच्चे क्या एक दूसरे से परिचर्चा करेंगे, उस पर कोई बच्चा भी बताएगा कि सर ये, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए कि क्लास उच्च कक्षा मतलब जूनियर क्लास की बात हो रही है, अध्यापक ने बोला कि किसके घर में कौन कौन सी किस किस सब्जियों में प्रोटीन मिलता है, आज कौन कौन सब्जी खा के आया है। तो मान लो कोई बच्चा बोला कि सर मैंने गोभी खाया, कोई बोला बैंगन खाया, किसी ने बोला पालक खाया, सर मैं सोयाबीन खाया।
तो इससे क्या है, तो बच्चे टीचर बताएगा सोयाबीन में इतना प्रोटीन मिलता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इसमें विटामिन सी मिलता है, इसमें विटामिन डी मिलता है, जो भी मतलब इससे क्या है, बच्चे अपने अपने अनुभव को शेयर करेंगे, उसमें डिस्कशन करेंगे। इसे बोलते हैं दोस्तों डिस्कशन एंड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। ये क्या है, इसमें बच्चा एक्टिव है, इससे सभी बच्चे एक दूसरे के बातों को रिप्लाई कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। ये बेस्ट मेथड है और एनसीएफ इसी को क्या बोलता है दोस्तों, दिस इज द बेस्ट मेथड टू लर्न इन ए मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। आई होप आपको ये समझ में आ गया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। अगला दिया है, ए पर्सन हु इज ए फ्लुएंट स्पीकर इज लाइकली टू पोजेस। मतलब ये दिया है कि एक अध्यापक है, मतलब एक व्यक्ति है, हु इज ए फ्लुएंट स्पीकर, हु इज ए फ्लुएंट स्पीकर मतलब एक व्यक्ति जो एक बहुत मतलब फ्लुएंट बोलता है, मतलब धारा प्रवाह वक्ता है, इज लाइकली टू पोजेस बॉडली काइनेस्थेटिक एबिलिटी, म्यूजिकल एबिलिटी, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी या साइलेंट। मतलब उसके अंदर कौन सी क्षमता मतलब होगी, बॉडीली मतलब उसके हाव भाव, उसकी शारीरिक गतिविधियां, या मतलब उसकी काइनेस्थेटिक एबिलिटी मतलब उसके जो गतिक एबिलिटी की वजह से वो ऐसा कर रहा है, तो जी नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। म्यूजिकल एबिलिटी क्या, संगीतमय संगीतीय क्षमता उसकी अधिक है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, मतलब ऐसा बोल पाता है, जी नहीं। साइलेंट में तो कोई मतलब नहीं। उसका क्या है दोस्तों, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी मतलब उसकी वाक पटुता बहुत अच्छी है। वर्बल लिंग्विस्टिक मतलब उसको बोलने की भाषाविद की क्षमता जो है बेहतर है, इसलिए वो क्या है, फ्लुएंट स्पीकर है, एक अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है, मतलब उसको वाक पटुता बहुत अच्छी है, वो बोल लेता है, गुड स्पीकर है। क्या होगा, वर्बल लिंग्विस्टिक एबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा, देखते हो, if a teacher wants to develop the understanding of a text among her class students, what will be the best method? देखिए दोस्तों ध्यान से पढ़िए। if a teacher, यदि एक अध्यापक wants to develop the understanding of text among her class students, मतलब अपने कक्षा के विद्यार्थियों के बीच क्या करना चाहता है, उस पाठ को समझाना चाहता है, व्हाट विल बी द बेस्ट मेथड, तो उसके लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी होगी? मेकिंग स्टूडेंट टू टिक द आंसर इन द टेक्स्ट बुक, केवल बच्चे किताब लेकर आए उसमें वो टिक करा दिया, हाँ ये सही है, ये सही है, ये अच्छा होगा। या फिर आस्किंग स्टूडेंट टू पे अटेंशन टू द क्लासरूम, या फिर अध्यापक बच्चों से कहे कि सब ध्यान से मेरी बातों को सुनो, ये मेथड सही है। या फिर आस्किंग क्वेश्चन, या उनसे प्रश्न करें सॉरी। अथवा डी है राइटिंग आंसर ऑन द ब्लैक बोर्ड, अथवा बस आए किताब, हाँ क्वेश्चन कौन सा है ये उसने ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिख दिया। इस चारों में से बेस्ट मेथड कौन है दोस्तों? इसमें बस चारों में आप ये देख लीजिए कि इसमें बच्चा किस ऑप्शन में एक्टिव है। आपको पता है दोस्तों, मेकिंग स्टूडेंट टू टिक द आंसर, इसमें बच्चे अध्यापक बोल रहा है, बच्चे बस ऐसे उसको फॉलो कर रहे हैं, हाँ पहला का आंसर सेकंड होगा, थर्ड होगा, तो इसमें तो बच्चा एक्टिव नहीं दोस्तों, तो ये गलत हो जाएगा। आस्किंग स्टूडेंट टू पे अटेंशन टू द क्लास, मतलब इसमें क्या है, बच्चा क्या है, मतलब ये डेमोक्रेटिक क्लास नहीं हो जाएगी, तभी क्या हो जाएगा, ये बस ये अध्यापक ही उसमें सर्वे सर्वा है, बच्चा बस केवल उसको ध्यान सुन रहा है मुख बधिर होके, तो दोस्तों इसमें भी क्या है, बच्चा एक्टिव नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा। आस्किंग क्वेश्चन, बिल्कुल ये सही है, बिकॉज बच्चे से जब अध्यापक प्रश्न पूछेगा फिर बच्चा उसका जवाब देगा, गलत जवाब देगा तो उसको बताएगा कि नहीं ऐसा नहीं ऐसे है, सही जवाब देगा तो उसे क्या करेगा, तो उसे बच्चे से हाँ ये सही बोला गया कि हाँ सही सही बोल रहा है, तो उसे अप्रिशिएट करेगा। दोस्तों इसमें क्या डिस्कशन में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड चल रहा है, माने आपका इंटरेक्ट हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच क्या और अंतःक्रिया हो रही है, इसलिए ऑप्शन क्या है, बेस्ट है। और ब्लैक बोर्ड पे लिखना भी क्या है, बकवास, ऑप्शन सही नहीं है। तो आस्किंग क्वेश्चन वाला बेस्ट ऑप्शन था हमारा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब पूछ रहा है दोस्तों, ये बहुत ही बेस्ट, मतलब एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश के में पेडागोजी में आएगा ही आएगा कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, मतलब जो भारत में अंग्रेजी है उसको किस का दर्जा मिला हुआ है, राष्ट्रभाषा का मिला हुआ है, राजभाषा का मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, ये पूछ रहा है दोस्तों इंडिया में। तो क्या वो रीजनल लैंग्वेज है, क्या वो फॉरेन लैंग्वेज है, क्या एसोसिएट लैंग्वेज है, या फिर द ऑफिशियल लैंग्वेज, बताएं दोस्तों। अगर दोस्तों देखिए यहां पे अगर ये पूछे कि इंग्लिश कैसा लैंग्वेज है, तो इसे दोस्तों बोलेंगे ग्लोबल लैंग्वेज।
अगर इंडिया की बात नहीं करता है तो क्या बोलेंगे दोस्तों, ग्लोबल लैंग्वेज। अगर पूछे कि इंडिया में इसका क्या स्टेटस है तो दोस्तों क्या बोलेंगे, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो दोस्तों स्टेटस पूछ रहा है, वैसे पूछ दे कि इंग्लिश भारत में किस प्रकार का दर्जा प्राप्त है दोस्तों, तो इसको एज ऑफिशियल लैंग्वेज भी, और एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज दिया है, तो दोस्तों बेस्ट होगा एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर ये ऑप्शन में नहीं है, केवल द ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो हमारा ये सही होगा, क्योंकि यहाँ पे ये भी दिया है और ये भी दिया है, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज भी दिया है, द ऑफिशियल लैंग्वेज भी दिया है। तो दोस्तों द ऑफिशियल लैंग्वेज को नहीं, बल्कि सबसे बेस्ट क्या है, एन एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ये सही होगा। अगर ऑप्शन में ये नहीं देता तो हम इसको सही मारते। तो दोस्तों इसमें दोनों सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अनुसार क्या इसको प्रीफर हम करेंगे, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऑन ए स्टूडेंट स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी इंक्लूड्स। पूछ रहा है ऑब्जर्वेशन मतलब जो अवलोकन होता है और स्टूडेंट्स एक बच्चे के अवलोकन का स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी किसमें, मतलब उसके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, जो उसने क्या किस क्षेत्र में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, किस क्षेत्र में कमजोर है, या फिर किसको क्या पुरस्कृत हुआ कि यहाँ पे वो कौन सा खेल खेलने में सबसे बेस्ट है। ये जो एकेडमिक आपका स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी है, उसकी क्षमता है, उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, एक्सेप्ट अदर एबिलिटीज एंड स्किल, गिव अनएक्सपेक्टेड एंड इलॉजिकल आंसर, पे मोर अटेंशन टू द एरिया ऑफ हिज इंटरेस्ट, हैज ए प्रॉपर फिजिकल स्टेचू। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए ऑब्जर्वेशन ऑन स्टूडेंट स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी इंक्लूड्स, तो इसमें देखिए चलिए इसको एक्सेप्ट अदर एबिलिटीज एंड स्किल, मतलब उसके अन्य क्षमता और स्किल की तरह ही उसे अपना देंगे। चलिए इसको देखते हैं, अच्छा कुछ अच्छा लग रहा है ये। गिव्स अनएक्सपेक्टेड एंड अनलॉजिकल, तो ये इसका सही गलत है। पे मोर अटेंशन टू द एरिया ऑफ हिज इंटरेस्ट, केवल पेज मोर अटेंशन, उसके जो जहां पे रुचि है उस पर ज्यादा क्या करेंगे, ज्यादा ध्यान देंगे, जिस पे उसका जिस एरिया में उसको ज्यादा इंटरेस्ट है। अगला एज ए प्रॉपर फिजिकल स्ट्रक्चर, तो दोस्तों ये तो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। इस दोनों में से डाउट है दोस्तों, एक्सेप्ट अदर एबिलिटीज एंड स्किल या पे मोर अटेंशन टू द एरिया ऑफ हिज इंटरेस्ट। तो दोस्तों इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। क्या कि जो उसकी जो एरिया है, जिस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट, मान लीजिए उसको पढ़ने में मन नहीं लगा, फुटबॉल खेलने में ज्यादा मन लग रहा है, तो उस एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट है, उसको ज्यादा हम क्या करेंगे, अटेंशन देंगे। इसमें क्या करें, ऑब्जर्वेशन ऑन स्टूडेंट स्पेशल एकेडमिक एबिलिटी इंक्लूड्स एक्सेप्ट अदर एबिलिटीज एंड स्किल। तो जैसे उसके सारे स्किल हैं, जो खेल खेलना, चाहे पढ़ने में चाहे हो, चाहे पोएम हो, चाहे जिस एरिया पर्टिकुलर में वो ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उस एरिया को ज्यादा हम प्रीफर करेंगे, उसमें ज्यादा उसको ध्यान दिलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा Scanning is a reading activity which helps the learner to from of the text, draw out information, enrich the vocabulary, develop competence in the linguistic items, know the meaning of the words। बताएं दोस्तों इसमें क्या आंसर होगा। Scanning is a reading activity which helps the learner draw out information, enrich the vocabulary, develop competence in the linguistic items, या फिर know the meaning of the words। एक होता है दोस्तों स्कैनिंग, देखिए एक होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग मतलब आप किसी एयरपोर्ट वगैरह पे जाते हो तो एक पर्टिकुलर एरिया चीज को जांच करते हैं, कोई हथियार तो नहीं है, कोई लोहे के सामान तो नहीं है, कोई न्यूक्लियर चीज तो नहीं है, तो वो इसमें फिट है, वो बस उसी को चीज को ढूंढते हैं। अर्थात मतलब आप डिक्शनरी खोल लीजिए, आपको मान लीजिए मीनिंग प्रीचर का मीनिंग ढूंढना है, तो आप बस केवल पी से प्रीचर का मीनिंग ढूंढ रहे हो, वो क्या स्कैनिंग है। आप एक पर्टिकुलर चीज को आप स्कैन कर रहे हो, तो क्या स्कैनिंग है। और दूसरा होता है दोस्तों स्कीमिंग। क्या होता है, स्कीमिंग। स्कीमिंग मतलब सरसरी निगाहों से पूरा उसके हेड ऑफ द टेक्स्ट, एसेंस ऑफ द टेक्स्ट, मतलब जो कोई आपने पोएम पढ़ लिया, उस पोएम का आप एक बार थॉरली बस देख रहे हो कि इसका टाइटल क्या होगा, वो क्या है, स्कीमिंग है। पर्टिकुलर चीज को ढूंढना स्कैनिंग, और उस एरिया के टेक्स्ट को, एसेंस ऑफ द पोएम, एसेंस ऑफ द लेसन को ढूंढना क्या होता है, स्कीमिंग होता है। तो इसमें दिया स्कैनिंग इज रीडिंग एक्टिविटी विच हेल्प द लर्नर फ्रॉम ऑफ द टेक्स्ट ड्रा आउट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों बिल्कुल
राइज द वोकेबलरी नहीं जी, वोकेबलरी बढ़ाने के लिए नहीं किया था। डेवलप कॉम्प्रिहेंशन नहीं। नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स नहीं। क्या ड्रा आउट इंफॉर्मेशन, जो उसने संदेश मतलब उसको ढूंढना है, जो चीज को सूचना ढूंढना है, बस उसको क्या करना चाहिए, स्कैन करना होता है। नेक्स्ट है हमारा चलते हैं नेक्स्ट पे। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रोमोट्स, बताएं दोस्तों क्या होगा इसमें, बताइए। क्या चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होगा, क्लासरूम नॉइज होगा, टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा, या कल्चर ऑफ साइलेंस होगा? तो दोस्तों इसमें सबसे सिंपल बात है, कंस्ट्रक्टिविस्ट क्या होता है दोस्तों, रचनावादी से संबंधित है। क्या होता है इसका मतलब, रचना। जेरोम ब्रूनर, मतलब बच्चे को वही लर्निंग बाय डूइंग पे ये फॉलो करते हैं। क्या क्या बात करते हैं दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग को फॉलो करते हैं दोस्तों। इसमें देख लिए क्लासरूम नॉइज जी नहीं, टीचर सेंटर्ड अप्रोच बिल्कुल नहीं, कल्चर नहीं। एक ही ऑप्शन लग रहा है दोस्तों, क्या आपका चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच होना चाहिए, माने बाल केंद्रित शिक्षा को ज्यादा जो कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है ज्यादा फॉलो करता है। नेक्स्ट है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट? बताएं दोस्तों, इस चारों में से लैंग्वेज कंपोनेंट कौन है? स्ट्रक्चर नहीं, साउंड नहीं, स्क्रिप्ट नहीं है, वोकैबुलरी नहीं। बताएं दोस्तों क्या नहीं है? तो आपको सबको पता है दोस्तों कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंग्वेज कंपोनेंट? तो क्या है दोस्तों, स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर मतलब जैसे क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये क्या स्ट्रक्चर है आपका, ये तो होता है। साउंड भी होता है, साउंड मतलब इसका राइमिंग वर्ड बोल लीजिए, इसको ट्रांसक्रिप्शन बोल लीजिए। मान लीजिए कि काम है तो ऐसे होता है ना, ये क्या है आपका मतलब, जैसे इसका जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है, वोकैबुलरी बिल्कुल, उसका मीनिंग भी होता है, लेकिन स्क्रिप्ट नहीं होता। स्क्रिप्ट क्या है, एक स्क्रिप्ट एक आपका पर्टिकुलरली फिल्म वगैरह होता है ना कि एक भूमिका, मतलब इसको क्या बोलना है, क्या कहना है। तो दोस्तों स्क्रिप्ट क्या है, लैंग्वेज का हिस्सा, मतलब कंपोनेंट, हिस्सा तो है, कंपोनेंट नहीं है, उसके भाग नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर, साउंड और वोकैबुलरी है। नेक्स्ट हमारा, ए गुड लिसनर कैन, बोल रहा है दोस्तों, एक अच्छा श्रोता करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, recognize how to annotation is used, pronounce each and every word correctly, understand how to spell a word। बताएं दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा? जो एक अच्छा श्रोता होगा, करेक्टली रिस्पॉन्ड, हर क्वेश्चन मतलब हर सामने वाले के हर प्रश्न को अच्छे से रिस्पॉन्स करके प्रतिक्रिया देगा। रिकॉग्नाइज हाउ टू नोटेशन यूज, कि जो अच्छा श्रोता होगा ये देखेगा कि उसने किस सब वर्ड पे कितना इनोटेशन में कितना उत्थान था, कितना मतलब नीचे डाउन हुआ, कितना उसकी बोली में किस वर्ड पे उसने कितना जोर दिया, ये देखेगा। या प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड करेक्टली, या हो सकता है कि सब सारे वक्त वो जो भी शब्द बोल रहा है वो सब सही बोले, या फिर अंडरस्टैंड हाउ टू स्पेल ए वर्ड, या फिर ये समझने की कोशिश करें कि इसने कौन से वर्ड में कौन सी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक की। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि एक जो श्रोता है वो अच्छा सब सारी चीज़ भाषाओं जानता हो, या फिर हो सकता है कि कुछ ऐसे मीनिंग हो जो, बिकॉज नो बडी कैन बी परफेक्ट इन द वर्ल्ड, इस संसार में कोई पूर्ण नहीं है। तो हो सकता है दोस्तों कि वो जरूरी नहीं कि उसकी मीनिंग समझ पाए कि हाँ इसने सही बोला है। हो सकता है कि 10 मीनिंग में से एक मीनिंग उसको ना आता हो और उसने सामने वाले ने गलती बोला हो, उसको समझ नहीं आया हो। तो दोस्तों हो सकता है ये प्रोनाउंस ईच एंड एवरी वर्ड, जरूरी नहीं कि वो हर वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस कर सके। हो सके 10 कर सके, लेकिन ग्रामर में वो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता, इनोटेशन में थोड़ा सा डाउन अप हो जाए, तो ये भी नहीं है। और ये आप पहचान भी नहीं सकता कितना किसका वो लगे। लेकिन ये है कि करेक्टली रिस्पॉन्ड टू एवरी क्वेश्चन आस्क्ड, लेकिन ये अच्छा जो श्रोता होगा वो अच्छे सुनेगा, तो जो सामने वाले से जो अगर प्रश्न पूछता है तो उसका अच्छे से जवाब दे सकता है, उसका रिस्पॉन्स कर सकता है, उसको प्रतिक्रिया दे सकता है। अब वो ध्यान सुनेगा ही नहीं। जैसे मान लीजिए सामने वाला टीचर है, उस 50 बच्चे हैं, 50 बच्चों में उसने एक कहानी सुनाई, किसी वो लकड़हारा वाले कहानी सुनाई ना, वो बार में नदी में गंगा माता निकलती हैं तो बार बार कुल्हाड़ी बदलती हैं, सोने का कभी चांदी वाला, मान लीजिए उसने कहानी सुनाई। अब 50 बच्चे में से
10 बच्चे अपने मस्ती में थे, 5 बच्चे सो गए थे, 10 बच्चे ही सुने हों ध्यान से, तो वो जब पूछेगा कि लकड़हारा ने सबसे को गंगा माँ ने सबसे पहले कौन सी कुल्हाड़ी दिखाई, सपोज दैट, तो जो ध्यान से सुना होगा, अच्छा लिसनर होगा, वो बताएगा पहले उन्होंने सोने की कुल्हाड़ी दिखाई। अगर नहीं ध्यान दिया होगा तो नहीं रिस्पॉन्स कर पाएगा, कुछ में गलत रिस्पॉन्स करेंगे। तो दोस्तों इस कहने का मतलब ये था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट चलते हैं। अगला बोल रहा है इंटेंसिव रीडिंग स्टैंड्स फॉर रीडिंग फॉर एनरिचमेंट ऑफ वोकैबुलरी, रीडिंग फॉर प्लेजर, रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी, रीडिंग द टेक्स्ट पार्ट ऑफ डिटेल्स। बताएं दोस्तों, इसमें देखिए क्या होगा। इंटेंसिव मतलब होता है दोस्तों गहन अध्ययन, गहन अध्ययन मतलब किसी चीज को बहुत डीप वे में पढ़ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। तो रीडिंग फॉर एनरिचिंग वोकैबुलरी, जी नहीं, गहन अध्ययन केवल वोकैबुलरी को एनरिचमेंट बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता। प्लेजर के लिए दोस्तों इंटेंसिव नहीं है, रीडिंग नहीं होती है, वो तो बस ऐसे नॉवल पढ़ा था, बस ऐसे इंटेंसिव रीडिंग के लिए, मतलब टाइम पास करने के लिए, थोड़ा अच्छे से फील होने के लिए, मजे लेने के लिए, प्लेजर के लिए पढ़ा जाता है। तो दोस्तों ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। रीडिंग फॉर डेवलपिंग लिटरेरी सेंसिटिविटी, जी नहीं। रीडिंग द टेक्स्ट इन द पार्ट फॉर डिटेल्स, किसी पार्ट को डीप में इंटेंसिव रीडिंग मतलब क्या होता है, उसका डिटेल पे पढ़ने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए अच्छे से उसको पढ़ा जाता है, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंटेंसिव रीडिंग बोलते हैं। रीडिंग द टेक्स्ट इन द पार्ट फॉर डिटेल्स। नेक्स्ट है हमारा in the primary classes it is recommended that children should be taught in their mother tongue because लिखा है इन द प्राइमरी क्लास, मतलब प्राथमिक स्तर के बच्चों में इट इज रिकमेंडेड, ये सब प्रस्तावित किया गया है, दैट चिल्ड्रन शुड बी टॉट, कि बच्चे अपनी मातृभाषा में ही में को स्वीकार किया गया है, मतलब ऐसे हम बात कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड हो, बायोलिंगुअल मेथड हो, डॉक्टर वेस्ट मेथड हो, चाहे बस केवल डायरेक्ट मेथड को छोड़कर बाकी सब में क्या किया गया है, मदर टंग को स्वीकार किया गया है। कि उनका मानना है कि जो मदर टंग होता है वो उनको सेफ फील कराता है, क्योंकि बच्चे मदर टंग को आप आधार बनाकर उसको टारगेट लैंग्वेज सिखाइए। जैसे बच्चा जानता है कि आम, घर पे जान रहा है कि आम मतलब होता है खाने वाला एक फल का नाम है, तो बच्चा अपनी मातृभाषा में वो जानता है आम कहा जाता है उसको, लेकिन आप उसको इंग्लिश में बनाना चाहते हो तो आप उसको क्लास में आता है तो दोस्तों वो आम देखा हुआ है, उसका मतलब उसका चित्र दिखाओ, ये आम है, उसके नीचे लिखो मैंगो, तो लड़का तुरंत क्या कर लेगा, कनेक्ट कर लेगा, अच्छा जो हम लोग आम खाते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, मैंगो बोला जाता है। तुरंत वो दोस्तों क्या कर लेगा, मतलब अपने अंदर के नॉलेज को बाहरी नॉलेज से तुरंत अटैच कर, डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा हम मतलब हमारे जो हम लोग जो आम बोलते हैं उसको इंग्लिश में मैंगो बोला जाता है। तो दोस्तों ये यही बोल रहा है कि मदर टंग को क्यों बताया जाता है, इन इनेबल्स चिल्ड्रन टू कंप्रीहेंड, इट प्रमोट्स रीजनल लैंग्वेज टू क्रिएट नेचुरल एनवायरनमेंट। तो दोस्तों अभी मैंने बताया प्रमोट वाला ये सब बकवास बातें हैं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। हाँ, इट क्रिएट्स ए नेचुरल एनवायरनमेंट जो होता है, और द चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, और क्रिएट्स ए नेचुरल एनवायरनमेंट जो वाली बात हो दोस्तों, ये इसमें बेस्ट ऑप्शन है कि उसको क्या है कि नेचुरल कॉन्फिडेंस, उसको डेवलप कॉन्फिडेंस डेवलप होता है दोस्तों। इसमें यहाँ पे चूंकि यहाँ पे दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, ऐसा आपको नहीं देखा मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे क्रिएट्स नेचुरल एनवायरनमेंट बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण वो करता है, लेकिन सबसे बेटर ऑप्शन देखा जाए तो दोस्तों इस चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। नेक्स्ट है हमारा आप दोस्तों आंसर में मत जाइए, आंसर गलत भी है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, मतलब दोस्तों फॉर्मेटिव मतलब जानते हो ना आप, रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन एक होता है दोस्तों सम्मेटिव, मतलब योगात्मक मूल्यांकन। आपको पता है ये कितने नंबर का होता है दोस्तों, 40 नंबर का होता है। ये कितने का नंबर का होता है, 60 नंबर का होता है। फॉर्मेटिव मतलब क्या होता है, जो ड्यूरिंग द स्टडी, मतलब हर जो टेस्ट लिया जाता है ना, इसका ये भी पूछ लेता है दोस्तों, इसका क्या होता है दोस्तों, इसको बोलते हैं यूनिट टेस्ट। ये क्या होता है, टर्म टेस्ट।
तो पूछा है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज टू फॉर्मेटिव असेसमेंट इज टू जज ए परफॉर्मेंस ऑफ टीचर इन स्कूल, to provide qualitative feedback on students learning, for an opinion about the best student in the class, to score and rank student। रैंक वाली बात तुरंत काट दीजिए, ओपिनियन फॉर नहीं जी, और ये भी नहीं है स्टूडेंट की आप राय के बारे में नहीं बात कर सकते। टू जज परफॉर्मेंस टीचर नहीं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या होगा, टू प्रोवाइड क्वालिटेटिव फीडबैक ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब बच्चे ने कितना किस एरिया में इसको दिक्कत है, कितना इसने बढ़िया परफॉर्म किया है, और उस हिसाब से उसको रिमीडियल टीचिंग देनी है कि नहीं देनी है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य होता है कि पढ़ाया, मान लीजिए एक लेसन पढ़ाया, उसके बाद से तुरंत उसका क्या कर लिया, टेस्ट ले लिया, तो पता चल जाएगा कि अध्यापक को कि अच्छा एक लेसन में इसको यहाँ दिक्कत हो रही है, फिर उसको हो सकता है कि उसको रिमीडियल टीचिंग की जरूरत पड़े, तो इसको देख के इसका मतलब क्या होता है, इसको क्वालिटेटिव फीडबैक के लिए बच्चों को ये किया जाता है दोस्तों। अगला है कि प्रिंसिपल ऑफ डैश इम्फेसाइज ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर, ग्रेडेशन, सिलेक्शन, टेस्टिंग, प्रेजेंटेशन। बताएं दोस्तों, तो प्रिंसिपल्स ऑफ, तो मॉडल रीडिंग के लिए दोस्तों ग्रेडेशन, सिलेक्शन, ये सब क्या है, सेलेक्ट, ये सब अलग चीजें हैं, इसमें इंक्लूड नहीं है। इसका क्या होगा, प्रेजेंटेशन, इम्फेसाइज ऑन मॉडल रीडिंग बाय द टीचर। आप मतलब क्या है, प्रिंसिपल ऑफ एम्फेसाइज ऑन मॉडल रीडिंग, मतलब आप कैसे अपने बात को प्रदर्शित करते हो, प्रस्तुत करते हो बच्चों के सामने, उसका मतलब होता है प्रस्तुत करना। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। अगला है 25 क्वेश्चन करेंगे दोस्तों आज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड होल्ड द व्यू दैट एरर आर ए नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस एंड शुड बी टॉलरेटेड द इनिशियल स्टेज, मतलब इन चारों में से ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें बोला जाता है कि जो आपका गलती जो है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, बच्चा गलती करते करते धीरे धीरे सीख जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड होल्ड द व्यू दैट एरर्स आर नेचुरल पार्ट ऑफ द लर्निंग, मतलब ये प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट है, शुड बी टॉलरेट, उसमें टॉलरेट उसको थोड़ा सा बर्दाश्त किया जा सकता है, मैंने बच्चों को बताया जा सकता है। कौन ऑडियो लिंगुइस्टिक मेथड है, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग है, या फिर स्ट्रक्चर टीचिंग है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए ये है डायरेक्टेड मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या है दोस्तों कि इसमें इसका टारगेट लैंग्वेज को फोकस किया जाता है, टारगेट लैंग्वेज को, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मदर टंग क्या है, अवॉइड है, आप हम मदर टंग नहीं यूज कर सकते, नॉट यूज, इसमें आप मदर टंग बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते, इनिशियल स्टेज हो या फिर बाद की स्टेज हो, किसमें भी मदर टंग की यूज नहीं करना है, आपको जो भी बोलना है इंग्लिश में बोलना है, ये डायरेक्ट मेथड। ऑडियो लिंगुअल मेथड मतलब दोस्तों इसमें आपको सुनाया जाएगा, इसमें भी क्या है दोस्तों, मदर टंग वो है, नॉट यूज है। स्ट्रक्चर सिचुएशनल बेस्ड मेथड बताया, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में क्या है दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें क्या है, थोड़ा सा मतलब स्टार्टिंग में बच्चा थोड़ा गलत भी कर रहा है तो इसको टॉलरेट किया जा सकता है, इसमें मदर टंग भी थोड़ा बहुत इनिशियल स्टेज में अलाउ है, ताकि बच्चे को मतलब एक सिचुएशन क्रिएट करके मतलब बच्चा अधिक से अधिक बात करे, ज़्यादा ज़्यादा बोले, ताकि वो फ्लुएंट बोल सके। इसमें थोड़ा मदर टंग यूज होता है तो अध्यापक उसको इनिशियल स्टेज में ठीक है टॉलरेट कर सकता है, थोड़ा गलत भी बोलता है तो गलत मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, मतलब इसमें भाषा के कौन कौन से एक्सेप्ट हैं, ग्राफिक है, फोनेटिक कम ग्राफिक है, सेंसिटिव है। तो दोस्तों आपको ग्राफिक पता ही है, फोनेटिक कम ग्राफिक भी पता ही है, सीमेंटिक भी पता है, तो ऑल ऑफ द एबव हमारा ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों सबसे बड़ी बात देखिए ग्राफ क्या है, एक रूट वर्ड है, इसलिए आप देखेंगे डिस्ग्राफिया, आप सुने होंगे डिस्ग्राफिया, मतलब जिसमें दिक्कत होती है लिखने वाले में, तो आपके पास आज के पास जो भी जिसमें ग्राफिया डिस्ग्राफिया हो जाए। अफेजिया मतलब होता है बातचीत करने में दिक्कत, लैक्सिया मतलब होता है पढ़ने की क्षमता में, तो जिसमें लैक्सिया जुड़ा हो दोस्तों तो समझ जाएगा कि उसमें पढ़ने की कोई दिक्कत है। अब जो भी दिक्कत हो, ग्राफिया जिसमें जुड़ जाए तो समझ जाइए ग्राफ मतलब लिखने में कुछ कोई दिक्कत है। अफेजिया मतलब क्या होता है दोस्तों, बातचीत करने में, तो उसको बातचीत करने में दिक्कत होगी, ये रूट वर्ड है, इसको बस आप कर सकते हो। जैसे एक वर्ड रूट वर्ड होता है दोस्तों एक्रो, एक्रो, एक्रो मतलब होता है क्या, ऊंचाई, जहां भी ऊंचाई की बात होगी वहां पे एक्रो लगेगा। तो एक्रोबैट जो ऊंचाई पे करतब दिखाते हैं, एक्रोबैट, एक्रोफोबिया ऊंचाई से डर लगना, ये क्या है आपका दोस्तों रूट वर्ड है। उसके बाद एक ऐसे होता है हाइड्रो, हाइड्रो जिसमें लग जाएगा समझ लिया क्या है, जल की बात है, हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, जल से डरना। हाइड्रोजन, ये सब हाइड्रोलॉजी, ये सब क्या है दोस्तों, ये रूट वर्ड है, ये फायदे देते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा एन असेसमेंट इज डैश इफ इट कंसिस्टेंटली अचीव द सेम रिजल्ट विद द सेम स्टूडेंट, वैलिड, रिलायबल एंड इवैलिड,
ऐसा कौन सा असेसमेंट दोस्तों होता है जो सभी विद्यार्थियों के समान होता है दोस्तों? तो वैलिड, रिलायबल। तो रिलायबल मतलब क्या होता है दोस्तों? वैलिड क्या होता है बताएं दोस्तों, इसमें ऑप्शन कौन सा है? तो रिलायबल होना चाहिए, मतलब आप जांच करो या कोई और जांच करे, उसका रिजल्ट सेम आए, वो क्या होता है? रिलायबल होता है, मतलब वैध होता है, वैध। इसका अर्थ क्या होता है? वैध। नेक्स्ट है हमारा द criteria to choose a particular course for particular class is called the principle of gradation, the principle of motivation, the principle of proper। तो दोस्तों क्या आपको उसी तरह समझ में आ जाना चाहिए। क्राइटेरिया मतलब किसी विशेष क्राइटेरिया में किसी विशेष चीज को सेलेक्ट करना क्या होता है दोस्तों? तो द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर ऑर्डर में प्रिंसिपल ऑफ प्रॉपर ऑर्डर हो जाएगा। ग्रेडेशन मतलब होता है कि किस मतलब ग्रेड के बच्चों को किस स्तर की पढ़ाई देनी चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन हो जाएगा। इसका क्या होगा? द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। द क्राइटेरिया टू चूज ए पर्टिकुलर कोर्स फॉर पर्टिकुलर क्लास इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ इंग्लिश टीचिंग? इन चारों प्रोसेस में से कौन इंग्लिश टीचिंग में इंक्लूड नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल प्रोसेस है तो बिल्कुल है दोस्तों, होना ही चाहिए, मतलब प्राकृतिक, मतलब उन सबके एनवायरमेंट क्रिएट करके पढ़ाओ। प्रिंसिपल ऑफ पर्पजेस बिल्कुल। द प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर, ये भी होता है, ये भी होता है, लेकिन दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ अपरूटिंग फ्रॉम कल्चर नहीं, अपरूटिंग नहीं होता दोस्तों, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन होता है। आप उनको कल्चर से हटा नहीं सकते, लेकिन प्रिंसिपल पर्पज प्रोसेस या सिलेक्शन क्या होता है? ये लैंग्वेज टीचिंग के भाग है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं कल, फिर इसी आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।